दोस्तों, आपने आयुष्मान खुराना की ये मूवी आर्टिकल 15 तो देखी होगी और उसका ये डायलॉग, हम कभी हरिजन हो जाते हैं, कभी बहुजन हो जाते हैं, बस जन नहीं बन पा रहे हैं, ये भी सुना होगा। और ये जो जन शब्द है, यही हमारे यही आर्टिकल 15 को जोड़ता है, से कनेक्ट करता है। और आज का हमारा जो टॉपिक है आर्टिकल 15 है, जिसे हम कुछ इस प्रकार से समझेंगे। देखिए, आर्टिकल 15 को हम क्लॉज वाइज समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 भेदभाव को रोकने की बात करता है, इसे समझेंगे। आर्टिकल 15(2) सार्वजनिक स्थान सबके लिए विशेष उपबंध के बारे में देखेंगे। आर्टिकल 15(3) में हम देखेंगे महिला और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में हम बात करेंगे पिछड़े वर्ग, SC ST एंड OBC के बारे में जो विशेष प्रावधान किए गए हैं, इसे समझेंगे। देन आर्टिकल क्लॉज 5 और क्लॉज 6 को समझेंगे, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और EWS के आरक्षण के बारे में बात की गई है। और साथ ही साथ इस पूरे आर्टिकल को इंपोर्टेंट जजमेंट जहां पर होंगे वहां पर इंपोर्टेंट जजमेंट की भी बात करेंगे, और साथ ही साथ इसे याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स का भी अपन इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन बिना किसी देरी के। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले इंपोर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए, आर्टिकल 15 में कुल जो है 6 क्लॉज हैं, जो आप देख पा रहे होंगे सामने। ये जो है ओरिजिनल आर्टिकल है और इसे हम जो है क्लॉज बाय क्लॉज समझते हैं। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 क्या करता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 भेदभाव पर रोक लगाता है। इसे पढ़ते हैं। इसकी हेडिंग है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। तो ये कहता है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। तो सिंपल सी बात, ये आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक से इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 5 आधार कौन से हैं, इसे एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात की गई है कौन भेदभाव नहीं करेगा, तो वो है स्टेट, यानी कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा। तो यहाँ पे राज्य से मतलब है हमारा जो आर्टिकल 12 में हमने पढ़ा था। कहां पर पढ़ा था? आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो हमने स्टेट का मीनिंग पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था भारत सरकार व संसद। दूसरा हमने पढ़ा था स्टेट गवर्नमेंट, हर एक स्टेट की गवर्नमेंट और वहां की विधानमंडल, राज्य का जो विधानमंडल होता है उसके बारे में। फिर तीसरा हमने देखा था स्थानीय प्राधिकारी, हमने देखा था लोकल अथॉरिटी, स्थानीय प्राधिकारी। फिर फोर्थ हमने देखा था अदर अथॉरिटी। ठीक है, तो ये 4 जो हैं स्टेट के अंदर इंक्लूड थे आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में। देखिए, आपने आर्टिकल 12 को नहीं समझा है तो वो वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर फंडामेंटल राइट सीरीज के वीडियो के अंतर्गत मिल जाए। ठीक है, दूसरी चीज इसमें जो बात की गई है वो बात की गई है सिटीजन के बारे में। ये जो आर्टिकल है केवल और केवल सिटीजन पर लागू होता है, ये ध्यान रखना है। तो स्टेट को हमने समझा कि स्टेट से मतलब क्या है, तो स्टेट कोई भी लॉ बना के नागरिकों पर क्या करता है कि स्टेट कोई भी लॉ बना के नागरिकों को केवल इन आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। वो आधार कौन से हैं? धर्म, तो यानी कि दूसरा मूलवंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा कास्ट के बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, चौथा है हमारा जेंडर के बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं होगा। पांचवा है जन्म स्थान, यानी कि प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये 5 आधार पर स्टेट जो है किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगी। यानी कि 15 का क्लॉज 1 सभी भेदभाव को समाप्त करते हुए सभी को एक बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, एग्जाम्पल अपन लेते हैं। जैसे कि ए एक व्यक्ति है, एक्स कास्ट का व्यक्ति है। ठीक है, ए कौन है? एक व्यक्ति है जो एक्स कास्ट का है। अब गवर्नमेंट ने रूल बनाया क्या, कि ये जो एक्स कास्ट के व्यक्ति हैं, एक्स कास्ट के जो व्यक्ति हैं जितने भी हैं, वो ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। वो ट्रेन में क्या है? ट्रेवल नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, ये रूल बनाया गवर्नमेंट ने। अब ये रूल जब बना तो ये क्या है, एक्स कास्ट का व्यक्ति है तो ये कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 15(1) इसे कास्ट के बेसिस पर जो है रोकता है, कास्ट के बेसिस पर भेदभाव करने से रोकता है। तो इसलिए ये जो रूल है वो वॉइड होगा, यानी कि अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार के कोई भी लॉ नहीं बनाए जा सकते हैं और सभी नागरिक धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव न करके सभी व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, ये इतनी सी बात समझ में आई 15 क्लॉज 1। अब इसका एक इंपॉर्टेंट केस अपन समझते हैं जिससे थोड़ी सी और क्लियरिटी आपको आएगी। डीपी जोशी वर्सेस मध्य भारत एआईआर 1955 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। इस केस में क्या हुआ था कि देखिए, मध्य मध्य भारत जो उस टाइम पे बोलते थे, अभी का मध्य प्रदेश है। दरअसल जो मध्य प्रदेश में इंदौर है वहां पे एमजीएम मेडिकल कॉलेज है। उसके अंदर क्या हुआ था कि जो मध्य भारत के निवासी थे, यानी कि एमपी के जो रेजिडेंस वाले लोग थे, उनके लिए कॉलेज में कोई भी कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया गया था। जबकि जो बाहरी छात्र थे, कहां से, मध्य भारत के जो बाहर के स्टूडेंट थे, उनसे 1500 रुपए कैपिटेशन फीस डिसाइड की गई थी, यानी कि वसूल की जा रही थी। तो इसी नियम पर डीपी जोशी ने जो है आर्टिकल 14 और 15 के बेसिस पर चुनौती दी कि ये जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो भेदभाव किया गया है ये जन्म स्थान के आधार पर नहीं बल्कि निवास स्थान के आधार पर है। किसके आधार पर है? रेजिडेंस के आधार पर है, डोमिसाइल के आधार पर है। और कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जन्म स्थान और निवास स्थान में डिफरेंस होता है, इसलिए ये जो नियम बनाया गया है कैपिटेशन फीस के संबंध में, मध्य भारत के लोगों को कोई फीस नहीं और बाहर के छात्रों को फीस, ये वैलिड है और आर्टिकल 1451 का उल्लंघन नहीं करता है। तो इस प्रकार से ये डीपी जोशी के केस से भी आपको 15 क्लॉज 1 की क्लियरिटी होगी कि एक्चुअल में क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 के अंतर्गत केवल 5 पॉइंट ही बताए गए हैं। वो जो 5 ग्राउंड्स बताए गए हैं उनमें से केवल उन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पर ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, क्योंकि हमने देखिए आर्टिकल जब क्लॉज 1 को, इस क्लॉज 1 को पढ़ा था तो वहां पे एक शब्द मिला था हमें, ओनली ऑफ। यहां पे क्या मिला था? ओनली ऑफ। और हिंदी में भी हमने देखा था केवल। तो इन 5 ग्राउंड्स के आधार पर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में रीजनेबल क्लासिफिकेशन को पढ़ा था। रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 1 इन 5 आधार पर रोकता है। तो इन 5 आधार पर नहीं हो सकता। इनके अलावा यदि किया जाता है तो वो रीजनेबल होना चाहिए, तो ही वो क्लासिफिकेशन वैलिड होगा। तो यहां तक की चीजें क्लियर है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए, आप याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक में यहां पर लिख दे रहा हूं, RRCSP। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसकी याद रखना। R फॉर रिलीजन, R फॉर रेस और C फॉर कास्ट, S फॉर सेक्स और P फॉर प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये RRCSP इसकी शॉर्ट ट्रिक में याद रखेंगे। लास्ट में हम सारी शॉर्ट ट्रिक्स को रिवाइज करेंगे जिससे आपको याद रहेंगी। अब आता है हमारा क्लॉज 2। क्लॉज 2 बात करता है सार्वजनिक स्थान सबके लिए। क्लॉज 2 को पढ़ते हैं, देन इसको समझते हैं। कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर निम्नलिखित के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व या प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। किसके संबंध में? दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, उड़ता भागता राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग से। कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 कहता है कि यदि कोई भी नागरिक है, यानी कि भारत का जो व्यक्ति है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, कोई भी विदेशी व्यक्ति इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ये कहता है कि निम्नलिखित के संबंध में कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार की अक्षमता, दायित्व और प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। यानी कि जो 5 आधार हमने अभी पढ़े 15 क्लॉज 1 के अंतर्गत उन्हीं 5 आधारों में से किसी भी आधार पर कोई सिटीजन यदि है तो वो किसी भी प्रकार के दायित्व, निर्योग्यता के अधीन नहीं होगा, ना ही उस पर कोई शर्त होगी। किसके संबंध में नहीं होगी? प्रवेश के अधिकार के संबंध में। जैसे कि दुकान में प्रवेश करने पर कोई रोक नहीं होगी, आप किसी भी दुकान में आप जा सकते हो, सार्वजनिक भोजनालयों में आप जा सकते हो, जो भी रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर आपको उन 5 बेसिस पर नहीं रोका जा सकता। होटल्स में आप जा सकते हो, ठहर सकते हो, उन 5 ग्राउंड्स पर आपको नहीं रोका जाएगा। मनोरंजन के जो स्थान है, पब्लिक एंटरटेनमेंट के जो प्लेसेस हैं, वहां पर आप जा सकते हो, वहां पे आपको जाने से कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा उन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पर।
दूसरा है आपका उपयोग के अधिकार से। कैसे प्लेसेस हैं जो स्टेट ने क्या है अपने फंड से, फुली अपने फंड से बनाए या पार्सली अपने फंड से बनाए हैं या इस प्रकार नहीं बनाए गए हैं, तो वो सामान्य पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए समर्पित किए गए हैं वो। तो उसी के बारे में बोलता है कि जैसे कि किसी कुएं से पानी लेने से आपको नहीं रोका जाएगा, तालाब का उपयोग करने से आपको नहीं रोका जाएगा, स्नान घाट, बाथिंग घाट्स वगैरह जो रहते हैं उन पर नहाने से आपको नहीं रोका जाएगा, सड़क का प्रयोग करने से आपको नहीं रोका जाएगा, सार्वजनिक समागम के जो भी स्थान है, पब्लिक प्लेसेस, असेंबली जो हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो चीजों के बारे में बात करता है। एक आपके प्रवेश के अधिकार के बारे में बात करता है, आपके प्रवेश करने के बारे में बात करता है। दूसरा आपके यूज के बारे में बात करता है, जो पब्लिक के लिए बनाई गई चीजें हैं उनके उपयोग के बारे में बात करता है। तो ये दोनों चीज क्या है, ठीक है, ये आर्टिकल 15(2) के अंतर्गत चीजें दी गई हैं। इसे एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया, क्या रूल बनाया भाई, गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि जो इंडिया गेट है हमारा, इंडिया गेट और जो दिल्ली की सड़कें हैं उन पर केवल वही व्यक्ति चल सकते हैं और इंडिया गेट को वही व्यक्ति देख सकते हैं जो लोग क्या है दिल्ली में जन्मे हैं, जो लोग दिल्ली में जन्मे हैं। तो ये बाय बर्थ क्या है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो इस प्रकार के लॉ जो हैं वो कहां पर है, आर्टिकल 15(2) के अंतर्गत क्या है, वॉइड होंगे। आर्टिकल 15(2) रोक लेगा भैया, क्या है, ये पब्लिक प्लेसेस हैं, यहाँ पर जाने से आप नहीं रोक सकते, ये सड़क का यूज करने से आप नहीं रोक सकते। तो आई होप आपको आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्लियर होगा। अब बात आती है कि आर्टिकल 15(2) को आप याद कैसे रखेंगे। तो आर्टिकल 15(2) किस बारे में बात करता है भैया, आर्टिकल 15(2) बात करता है, आर्टिकल 15(2) खोले सबके लिए द्वार, खोले सबके लिए द्वार, द्वार से मतलब है यहाँ पर गेट जो रहते हैं उसकी बात हो रही है। तो ये आर्टिकल 15(2) खोले सबके द्वार, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे 15(2) में की गई, यानी कि प्रवेश और उपयोग की बात की गई है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम 15 क्लॉज 3 पर, जो बात करता है हमारा महिला और बच्चों के संबंध में विशेष उपबंध। देखिए आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और 2 हमने देखे, वो एक जनरल रूल थे, जनरल रूल थे मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अब आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 से हम जितने भी क्लॉज पढ़ेंगे वो सब एक्सेप्शन की तरह काउंट किए जाएंगे। ठीक है, जैसे आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 क्या कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात, इस अनुच्छेद की मतलब हम कौन सा अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 15 की कोई भी बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इट मीन्स कि स्टेट को कोई भी लॉ बनाने से, एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, यदि इनके संबंध में कोई विशेष प्रावधान करता है तो स्टेट को रोका नहीं जाएगा, यानी कि वो भेदभाव कर सकता है बच्चे और महिलाओं के संबंध में, बिल्कुल कर सकता है जी, क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 उन्हें ये राइट देता है, किसको, स्टेट को। स्टेट जो है बच्चे और महिलाओं के संबंध में विशेष लॉ बना सकता है। कुछ एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे कि पॉस एक्ट बनाया गया है, पॉस एक्ट है ये 2013 का, किस लिए बनाया गया है, ये एक्ट बनाया गया है महिलाओं के शोषण से संरक्षण एट वर्क प्लेस। ठीक है, कार्यस्थल पर जो महिलाएं काम करती हैं उनके शोषण से बचाने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। अब कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि पुरुषों के लिए तो ऐसा कोई कानून नहीं है, तो ये जो है स्पेशल प्रोविजन मिलता है क्लॉज 3 के अंतर्गत। दूसरा पॉक्सो एक्ट है हमारा, पॉक्सो एक्ट बना है बच्चों के लिए 2012, किस आधार पर है कि भाई चिल्ड्रन के साथ में, बच्चों के साथ में कोई भी सेक्सुअल ऑफेंसेस यदि होते हैं तो वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत डील होंगे। ठीक है, जबकि अन्य कोई व्यक्ति है चाइल्ड के अलावा तो वो डील होगा हमारे बीएनएस से और अदर कानून जो भी हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्पेशल लॉज हैं। तो इसी प्रकार से जो है लॉ बना सकता है, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है स्टेट जो है लॉ बना सकता है 15 क्लॉज 3 पर। अब इसका एक जजमेंट देखते हैं जिससे आपको और अच्छी समझ इस पर आ जाएगी। हमारा केस है यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1954 का ये केस है। इस मामले में क्या हुआ था कि देखिए यूसुफ अब्दुल अजीज जो था, जिस पर आईपीसी की 497 के अंतर्गत चार्ज लगाया गया था, यानी कि एडल्ट्री का इस पर चार्ज लगा था। उसका ये कहना था कि देखिए 497 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये मेल और फीमेल के बीच में विभेद करती है। कैसे विभेद करती है कि देखिए 497 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति एडल्ट्री करता है तो एडल्ट्री में पुरुष को तो आप सजा देते हो 497 में, लेकिन एक महिला
जो वुमेन है उसको आप कोई सजा नहीं देते हो, जबकि वो भी क्या है, इक्वल पार्टनर होती है उस क्राइम में। तो उसका कहना यह था कि दुष्प्रेरक के रूप में यानी कि अबेटर के रूप में आप उसे पनिश कर सकते हो। और इस प्रकार का भेदभाव जो है आर्टिकल 14 उसके समानता के अधिकार का उल्लंघन है, और आर्टिकल 15 के अंतर्गत जेंडर के बेसिस पर भेदभाव करता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 497 का प्रावधान है ये महिलाओं के संबंध में विशेष प्रावधान है, और इसकी पूरी मान्यता प्राप्त है आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 के अंतर्गत। महिलाओं को सजा से छूट देने का जो है वो संविधान के अनुरूप है, इसलिए 497 क्या है, वैलिड है। इस प्रकार से ये यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस था। हालांकि यहाँ पे एक बात और स्पष्ट कर दूं कि 497 जो थी आईपीसी की, किसकी, आईपीसी की जो 497 थी, इसे जोसेफ सेने वर्सेस भारत संघ का जो मामला था 2018 का, इसमें इसे क्या है, डिक्रिमिनलाइज कर दिया। मतलब 497 को अब अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है, नया वाला जो कानून है बीएनएस, उसमें एडल्ट्री को नहीं रखा गया। हालांकि एडल्ट्री जो है आज भी डाइवोर्स का ग्राउंड होती है, जो हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, जोसेफ सिने का जो मामला था इसमें भी ये बोला था। देखिए यहाँ पर इस केस को रखने का मतलब ये है कि ये जो केस था सिर्फ समझाने के लिए रखा गया है, क्योंकि इस केस को यूसुफ अब्दुल अजीज के मामले को जोसेफ सिने के मामले में उलट दिया गया है। हालांकि ये केसेस अभी भी इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला है हमारा आर्टिकल 15 का क्लॉज 4, जो बात करता है पिछड़े वर्ग और SC ST के संबंध में स्टेट को पावर देता है कि उनके संबंध में विशेष उपबंध कर सकता है। अब अपन 15 क्लॉज 4 को पढ़ें, उससे पहले हम पढ़ते हैं इस केस को। तो ये केस है हमारा स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराईराजन 1951। अब हुआ क्या था इस केस में, जो मद्रास राज्य की सरकार थी उसने एक कम्युनल जियो ऑर्डिनेंस लेके आई थी 1927 में। उसमें क्या था कि जो मेडिकल कॉलेज थे उसमें सीटें जो थी वो जाति के आधार पर, किसके आधार पर, कास्ट के आधार पर बांटी गई थी। तो जो चंपाकम दोराईराजन थी वो एक क्या है, ब्राह्मण परिवार से थी, और उनके अच्छे अंक होने के बावजूद भी उनको जो है मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पाया था। तो इसलिए उन्होंने आर्टिकल 226 में पहले वो हाईकोर्ट गई, उसके बाद जो है मामला हाईकोर्ट में उनके फेवर में नहीं आया, तब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो उनका कहना ये था कि देखिए ये जो आदेश दिया गया है, कौन सा, कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 1927, ये जो है आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 और आर्टिकल 29(2) का वायलेशन है। और कहना था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो मौलिक अधिकारों को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये जो है असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। तब कोर्ट ने ये कहा कि देखिए आपका कहना बिल्कुल ठीक है, ये जो इन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया है 1927 का, ये बिल्कुल वॉइड है, यानी कि गलत है, क्योंकि ये क्या है, कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करता है, और ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और 29(2) का वायलेशन है। और इस प्रकार से इस पूरे एक्ट को, यानी कि इस ऑर्डिनेंस को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब होता यह है कि गवर्नमेंट को आता है गुस्सा, और गवर्नमेंट 1951 में करती है पहला संविधान संशोधन। इसमें 1951 में क्या करती है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करती है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है। ठीक है, 51 में, और जोड़ देती है ये आर्टिकल 15 में क्लॉज 4। अब बात करते हैं ये क्लॉज 4 क्या है। तो आई होप आपको ये क्लियरिटी होगी कि आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 क्यों जोड़ा गया, क्योंकि वो रिजर्वेशन जो था वो कास्ट के बेसिस पर था, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अब उसी निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या होता है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 पहले संविधान संशोधन से संविधान में जोड़ा जाता है। अब ये कहता है आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 कि इस अनुच्छेद की, यानी कि आर्टिकल 15 की और आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 की कोई भी बात राज्य को सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं भी वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उत्पन्न करने से निवारित नहीं करेगी। तो ये सिंपल सी बात ये कहता है कि देखिए आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 ये कहता है कि गवर्नमेंट को ये पावर होगी, यानी स्टेट को ये पावर होगी कि वो किसके संबंध में जो सामाजिक प्लस शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षिक दृष्टि से क्या है, पिछड़े हैं। तो ग्राउंड्स क्या है पिछड़े का, यहां पे ये ध्यान रखना, किसके बेसिस पर पिछड़े हैं, वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। तो उनके बेसिस पे कोई व्यक्ति है। दूसरा, अनुसूचित जाति वाला कोई व्यक्ति है, SC एंड ST का कोई व्यक्ति है, तो इनके लिए क्या है, वो विशेष उपबंध कर सकती है।
किए हैं विशेष उपबंध, बिल्कुल किए हैं, रिजर्वेशन बनाया है गवर्नमेंट ने SC ST OBC के लिए। ठीक है, कोई यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बढ़ते हैं हम क्लॉज 5 पर। क्लॉज 5 क्या बात करता है कि हमने पावर दे दी 15 क्लॉज 4 के अंतर्गत। अब हम क्या करेंगे भैया, शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण देंगे और इसका प्रावधान कर देंगे क्लॉज 5 के अंतर्गत। अब ये क्लॉज 5 ऐसे तो आया नहीं होगा, क्योंकि क्लॉज जब संविधान जब बना था तो उसमें केवल 3 ही क्लॉज थे, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 तक था। अब आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 कैसे जोड़ा, अब 15 का क्लॉज 5 कैसे जोड़ा। जब 15 का क्लॉज 4 जुड़ गया तो गवर्नमेंट को लगा कि भाई शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण भी होना चाहिए। तो जो था 19 थर्ड अमेंडमेंट से ये जोड़ा गया था आपका 19 थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये जोड़ा गया। ठीक है, 2005 का था ये अमेंडमेंट, 2005 में ये जो क्लॉज जोड़ा गया। अब ये क्लॉज क्या कहता है, इस पर बात करते हैं। ये कहता है कि इस अनुच्छेद की और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के क्लॉज जी की कोई भी बात राज्य के नागरिकों को किसी सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग की प्रगति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों चाहे विधि द्वारा किसी विशेष प्रावधान को करने से निवारित नहीं करेगी, जहां तक कि ऐसा विशेष प्रावधान अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अतिरिक्त अन्य शैक्षणिक संस्थान, जिसमें गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं, चाहे वो सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त हो या यहाँ पे आना चाहिए ना हो, ठीक है, तो उनके प्रवेश से संबंधित है। तो कुल मिलाकर आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 ये कहता है राज्य जो है, राज्य क्या है, राज्य विशेष उपबंध कर सकती है। किसके संबंध में कर सकती है, विशेष उपबंध शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए। अब वो शैक्षणिक संस्थान कौन से हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं वो, या फिर प्राइवेट। अब मैंने शॉर्ट में पीवीटी लिख दिया है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों प्रकार के यदि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उनमें किसके लिए आरक्षण होगा, प्रवेश के लिए आरक्षण होगा। किसको आरक्षण होगा, ओबीसी का कोई व्यक्ति है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, किसके बेसिस पर, सामाजिक और शैक्षणिक बेसिस पर। SC ST वाला कोई व्यक्ति है, SC एंड ST का है, तो उनके लिए सीटें रिजर्व होंगी, किसमें किसमें रिजर्व होंगी उनके लिए सीटें, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में प्रवेश के लिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल क्लॉज 5 किस बारे में बात करता है, हमारा आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 बात करता है शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के बारे में, एडमिशन के लिए सीटें रिजर्व होंगी। और आप देखते भी होंगे कि कॉलेज में जो है स्टूडेंट्स के लिए सीटें रिजर्व रहती हैं, ओबीसी SC ST के लिए। ठीक है, अब इसी को चैलेंज किया गया था, इसमें अशोक कुमार ठाकुर के मामले में जो है 15 का क्लॉज 5 चैलेंज किया गया था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, 2008 में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया था, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में क्या है, जो हमारा 93rd अमेंडमेंट था, 93वां संविधान संशोधन जो था, 93rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसे इसमें संवैधानिक माना गया था। संशोधन को क्या है, उसे संवैधानिक माना था, यानी कि वैलिड माना था, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज में जो रिजर्वेशन की बात की गई थी उनने चैलेंज किया था 93rd अमेंडमेंट को। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये अमेंडमेंट तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि वैलिड है, इस प्रकार का रिजर्वेशन किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 6 के बारे में, जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। देखिए, अभी तक हमने देखा कि SC ST OBC के लिए विशेष प्रावधान गवर्नमेंट ने किए क्लॉज 4 और क्लॉज 5 के अंतर्गत। अब आर्टिकल 15 को और विस्तारित किया गया, 2019 में इसे विस्तारित किया गया और ये हमारा क्लॉज 6 जोड़ा गया 103वें संविधान संशोधन से, 103वें संविधान संशोधन से ये जोड़ा गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि कौन से संविधान संशोधन से आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 को जोड़ा गया है, तो वो जोड़ा गया है आपके 2019 में 103वें संविधान संशोधन से। ठीक है, देखिए आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 6 है वो सेम एनालॉजी पे काम करता है, जो अभी हमने आर्टिकल कौन से पढ़े थे, 15 का क्लॉज 4 पढ़ा था और हमने पढ़ा था कौन सा, 5 पढ़ा था।
ये 4 और 5 को मिक्स करके बनाया गया है। ये विशेष बनाया गया है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में। तो पूरा समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ मेन चीजें हैं उस पर बात करते हैं। ठीक है, ये क्या बात करता है कि भाई ये जो है जो क्लॉज 4 और क्लॉज 5 में बताए गए हैं उनसे भिन्न आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों की उन्नति के लिए क्या है, विशेष प्रावधान करने से स्टेट को कोई नहीं रोक सकता। स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजन बना सकती है इनके संबंध में। अब ईडब्ल्यूएस कौन होगा, तो उसका स्पष्टीकरण में दिया है नीचे। तो बोलता है कि इस अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 15 और 16 में भी क्योंकि ये जोड़ा गया है, तो आर्टिकल 16 के प्रायोजन के लिए आर्थिक रूप से यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कौन होगा, वो होंगे जो राज्य के द्वारा कुटुंब की आय, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, राज्य के द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय समय पर अधिसूचित किए जाएंगे। तो कौन ये अधिसूचित करेगा, तो ये अधिसूचित करेगा राज्य। राज्य से मतलब आर्टिकल 12 वाली जो चीजें हैं। ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की डेफिनेशन कहां दी है, 15 क्लॉज 6 के एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि कौन व्यक्ति होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसमें देखिए क्लॉज जो इसका 6 का सब क्लॉज ए है, सब क्लॉज कौन सा है, ए जो है ये बात करता है विशेष प्रावधान करने की, और बी जो बात करता है सब क्लॉज बी 6 का जो है क्लॉज 6 का सब क्लॉज बी बात करता है कि जो उल्लेखित वर्ग हैं यानी कि ओबीसी एससी एसटी हैं उनसे भिन्न नागरिक हैं, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों की उन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थान है उनमें आरक्षण की बात करता है क्लॉज बी, उसमें 10% तक जो है ये आरक्षण कर सकता है। और ये जो 10% होगा क्या है, ईडब्ल्यूएस का जो 10% होगा, ये जो 10% का जो रिजर्वेशन है ये एससी एसटी एंड ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलता है उसके अतिरिक्त होगा, ये एडिशनल होगा। यानी कि ये जो एससी एसटी ओबीसी का है इनका 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है, एक्सेप्शनल कंडीशन को छोड़ के। मंडल आयोग का मामला इस पर है। तो ये जो 10% था ये एक्स्ट्रा कोटा था। ठीक है, तो 15(6) में दो चीजों की बात की गई है। एक तो स्टेट को पावर दी गई है कि वो ईडब्ल्यूएस के बारे में विशेष प्रावधान कर सकता है, और ये जो दूसरी चीज उनके शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी प्रावधान कर सकता है, जो कि 10% सीटें रिजर्व होंगी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, तो ये बात करता है 15 का क्लॉज 6। ठीक है, और ये जो है 1/3 अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। तो ईडब्ल्यूएस को आप कैसे याद रखेंगे, 15(6) ईडब्ल्यूएस को करेगा फिक्स। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। अब इस पर एक इंपॉर्टेंट केस था 15 के क्लॉज 6 पर, उसका नाम है जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में क्या था कि जो संविधान का 103वां संशोधन किया गया था 2019 में, ईडब्ल्यूएस को शिक्षा व नौकरियों में 10% आरक्षण को चैलेंज किया गया था। उनका यह कहना था कि ये जो है आर्थिक आधार पर भेदभाव करता है, और जो एससी एसटी ओबीसी के लिए 50% की सीमा है ये उसका वायलेशन करता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से अपना जजमेंट दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे 103वां संविधान संशोधन था इसको वैलिड माना। और इसमें जो असहमति व्यक्त की थी, बोध की थी, सीजेआई ललित व जस्टिस भट्ट ने इसमें क्या है असहमति प्रकट की थी। उनका ये कहना था कि ये जो संशोधन किया गया है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये जो है संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करता है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता है। ये चीज ध्यान रखना है। जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में संवैधानिक रूप से मान्य किया गया था 103वें संशोधन को, यानी कि ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को। आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब इनका अपन कर लेते हैं क्विक रिवीजन ट्रिक के साथ में। तो 15 के क्लॉज 1 में हमने क्या पढ़ा कि स्टेट जो है नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। और शॉर्ट ट्रिक थी आरआरसीएसपी, यानी कि आरआर से मतलब रिलीजन रेस, सीएसपी यानी कि कास्ट सेक्स प्लेस। ठीक है, फिर 15 के क्लॉज 2 में हमने पढ़ा कि पब्लिक प्लेसेस एक्सेस, ठीक है, खुले सबके द्वार, ये हमने देखा था। द्वार यानी कि डोर फॉर ऑल, ये ध्यान रखना है। 15 के क्लॉज 3 में हमने पढ़ा वुमेन एंड चिल्ड्रन, 15 का 3 वुमेन एंड चिल्ड्रन आर फ्री, यहां पे स्पेस होना चाहिए था। 15(3) वुमेन एंड चिल्ड्रन आर फ्री, इस तरीके से आपको 15(3) याद रखना है। देखिए 15(4) को आप आसानी से याद रख पाएंगे, जैसे ये ओबीसी एससी एसटी के बारे में बात करता है, तो इसको आप याद रखेंगे शॉर्ट ट्रिक से, पिछड़ों को दे अधिकार, बैकवर्ड क्लासेस अपलिफ्टमेंट की बात ये करता है। 15(5) पर हम आते हैं, तो 15(5) क्या कहता है, प्राइवेट कॉलेज में रिजर्वेशन, शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन। 15(5) प्राइवेट कॉलेज में डाइव, ऐसे याद रख लीजिएगा आप इसको। 15(6) हमने देखा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में है। 15(6) ईडब्ल्यूएस को करे फिक्स, 15(6) ईडब्ल्यूएस को करे फिक्स, ऐसे आप याद रखेंगे।
तो आपको ये सारे क्लॉज वाइज याद हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने आर्टिकल 15 को हमने समझा। तो यहां तक आपको आर्टिकल 15 के सारे क्लॉज क्लियर होंगे, और कोई भी डाउट यदि आपका है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास होगी हमारी आर्टिकल 16 पर, जिसे हम डेप्थ में समझेंगे। थैंक यू।